कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार कश्मीर में आए हुए हिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ नजर आ रही है। हमारे साथ कश्मीर मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखने वाले अशोक पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, एक महीने में ही 8 टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई। कल ही हमने देखा 24 घंटे के भीतर 2 घटनाएं ऐसी सामने आई। एक बैंक कर्मचारी को, फिर मजदूर को टारगेट किया गया। ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए, त्रासदी इस बात की है कि सिलेक्टिव किलिंग्स जो हमारी आज हो रही हैं वो 1990 में भी हुई थी। तो हमें ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स हैं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और ये स्ट्रैटेजी, जैसा कि सरकार के कुछ नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि इन्हें कुछ नई स्ट्रैटेजी बनाई है, वो सिलेक्टिव किलिंग्स कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सड़कों पर मारते थे। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये पुरानी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मारो, दहशत पैदा करो ताकि ये लोग निकल के बाहर चले जाएं। जिस तरीके से राहुल भट्ट को मारा, जिस तरह से रजनी बाला को मारा, जिस तरीके से विजय कुमार को मारा, या इससे पहले जितनी भी मौतें हुई है वो इसी तरह से हुई है जिस तरीके से 1990 में, 1979-90 में प्रेमनाथ भट्ट को मारा, लासा कौल को मारा, नीलकंठ गंजू को मारा। मौतें इसी तरह से हुई है, इसी तरह से हत्याएं की इन्होंने दहशत फैलाने के लिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दुख की बात यह है कि एक ऐसी सरकार जिसने 370 निकाला, 35 से निकाला, और एक दृढ़ता के साथ ये प्रूफ किया कि जो कोई नहीं कर सका इतने सालों में, आजादी के बाद तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक, वो इस सरकार ने किया। इतनी स्ट्रांग मजबूत सरकार, 300 से ऊपर सीटें हैं, और हमारे प्रधानमंत्री इतने स्ट्रांग लीडर हैं जिस पर हमें उम्मीद है और हम फॉलोअर्स हैं हमारे इस प्रधानमंत्री के। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट हमें बचाने में विफल क्यों हो गई और फेल क्यों हो गई? उसका कारण एक है, इन्होंने ये जो हत्याएं हुई है, जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं, उन्होंने इसको गैंग वॉर के तौर पे ये देख रहे हैं। इसको जिहाद के तौर पे नहीं देख रहे हैं। जो सीरियसनेस है इस किलिंग्स की, उसके पीछे एक पूरी फौज है, इस्लामिक फंडामेंटल्स की फौज है, पाकिस्तान है, चाइना है, बड़े बड़े फोर्सेस हैं जो कश्मीर में इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो या जिहाद को लड़ने में और गैंग वॉर के गुंडों को लड़ने में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो यह भी पॉसिबल है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि एक बार हो गया, चलो छुटपुट घटनाएं होती हैं इनके हिसाब से, या आगे नहीं होगी। फिर जब दूसरी किलिंग हुई राहुल भट्ट के बाद, फिर हमारी जो मनोबल है हमारा टूटा। तो हमारे जितने भी जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो कम से कम 6000 के करीब एम्प्लॉइज हैं वहां पे, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज, तो हमने गुहार लगाई कि भैया हमें इमीडिएटली आप कश्मीर से जम्मू रिलोकेशन करिए, हमें शिफ्ट करिए, वहां पे ऑफिशियली शिफ्ट करिए, ताकि जब ये हालात ठीक हो जाएंगे हम आ जाएंगे बाद में। इतना एरोगेंस है इनका, इतना घमंड है कि ये हमें कुछ समझते ही नहीं है। फिर सेकंड हत्या हुई, फिर थर्ड हत्या हुई, फिर फोर्थ हत्या हुई, कल फिर दो मजदूरों को गोली लगी है। तो जब आपके कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है तो हमें आप बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? आप हमारा इस्तेमाल ये इसलिए क्यों कर रहे हैं कि पूरे देश में और पूरे विदेश में और पूरे दुनिया में कह सकें कि कश्मीर के हालात ठीक है, देखें यहां पर 5-6 हजार कश्मीरी पंडित रह रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में और असेंबलीज में तो आप चिल्लाते रहे इस बात को लेकर। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमें तर्क की तरह इस्तेमाल ना करें। आप हमें अपने आर्गुमेंट्स को रखने के लिए इस्तेमाल मत करिए। हम 2 चीजें डिमांड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कश्मीरी पंडितों की तरफ से मैं बोल रहा हूं, जो एम्प्लॉइज हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, मैं उनकी तरफ से ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं था कश्मीर में, उन्हीं के साथ था पिछले हफ्ते। तो उनकी एक ही डिमांड, 2 डिमांड्स हैं उनकी। एक कि आप हमें रिलोकेशन करिए। रिलोकेशन के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे, हम मास एक्सोडस होगा, हमारा मास माइग्रेशन नहीं होगा, मास एक्सोडस होगा। हम माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं निकल रहे हैं। तो जितने भी जो नेता है, पॉलिटिशियंस हैं, इंटेलेक्चुअल इस कंट्री के, माइग्रेशन का वर्ड यूज करते हैं, तो उससे भी हमारे दिल पे खंजर मुकता है। हम अपनी मर्जी से निकलते हैं, हम निकल रहे हैं, हम पंछियों की तरह एक मौसम के हिसाब से अलग अलग जगहों पर नहीं जा रहे हैं। हमें निकाला जा रहा है, हमें डरा के धमका के निकाला जा रहा है, उसी तरह से, ठीक जिस तरह से 1990 में हमें निकाला गया था। आप कह रहे हैं 1990 की पुनरावृत्ति हो रही है। 32 साल बाद वही तस्वीर, वही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो 1990 में किया गया था। वही सिलेक्टिव किलिंग्स और उसी प्रकार से पलायन करने के लिए मजबूर करना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आज जो है बहुत अहम मीटिंग है, हाई पावर मीटिंग है दिल्ली में, जहां हमारे आदरणीय माननीय अमित शाह जी चेयर करेंगे मीटिंग को, और काफी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डोवाल साहब हैं, हमारे एलजी साहब हैं, सब हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड हमारी है कि जो इस मीटिंग में डिसीजन ऑफ रीलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये हमारी डिमांड है। ये मैं पहले इसीलिए आपके चैनल के द्वारा बोल रहा हूं, मैं कल भी बोल रहा था कि इसके अलावा आप कुछ भी सोचेंगे वो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि कश्मीर हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, टूरिस्टों के लिए नहीं, हमारे लिए अनसेफ है। अगर आप हमें वहां से ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये हत्याएं होती रहेंगी और आप उसको रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि पिस्टल जेब में रख के दुनिया लोग घूम रहे हैं और हर कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिस्टम वहां फेल हो चुका है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपकी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। विजय कुमार को भी दफ्तर में, बैंक में घुस के मारा है, रजनीवाला को स्कूल में घुस के मारा है, उसको अपना राहुल भट्ट को उसके ऑफिस में घुस के मारा है। कौन है खबरी है? इन्हीं के आसपास के लोग जो काम कर रहे हैं वही खबर दे रहे हैं ना। उनको कैसे मालूम है कि बैंक में बैठा हुआ है यहाँ पर और इसकी ये कुर्सी उसकी है? तो जो माहौल इतना डरावना है, हमें अपने बगल में कौन बैठा उस पर भरोसा नहीं है, हमारे सामने कौन बैठा उस पर भरोसा नहीं है। तो इस माहौल में हम वहां पर कैसे जी सकते हैं? आप हमें कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लेके आएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी सेफ नहीं है। राहुल भट्ट को तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में मारा ना, जब वहां सिक्योरिटी नहीं है और बैंक में सिक्योरिटी नहीं है। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा बैंक है जहां पर सिक्योरिटी नहीं होती? ऐसा कौन सी सरकारी मुहिम में सिक्योरिटी थी? लेकिन घुस के मार दिया उसने, 2 मिनट लगे उसको मारने के लिए। तो जो ये लाशें गिर रही हैं हमारे हिंदुओं की कश्मीर में, इससे बचने के लिए फिलहाल 1.5 साल के लिए, जब तक आपकी सिचुएशन हाथ में नहीं आ जाएगी और आपको किसी को बताना नहीं है कि कश्मीर की हालत जो है वो ठीक है, दुनिया देख रही है क्या हालत है। अब झूठ नहीं बोल सकता, अपने आप से झूठ मत बोलिए। बिल्ली की तरह, बिल्ली जैसे दूध पीती है, आंख बंद करके पीती है और अब तो लगता है कोई देख नहीं रहा है। दुनिया देख रही है, किलिंग्स हो रही है, लोगों की हालत खराब रही है। जितने भी हमारे रेंटेड अकोमोडेशन में जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज रहते थे, उन्होंने कल से निकलना शुरू कर दिया है। आप रोक नहीं सकते उनको। अल्टीमेटली जान है तो जान है ना। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जान है तो जान है। तो जान है तो जान है। तो जब जान है तो नौकरी है, जान नहीं है तो नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? तो आज के मीटिंग में मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और एलजी साहब से कि प्लीज आज ये डिसीजन लेके हमें रिलोकेट कीजिए, इससे पहले कि हालात और बिगड़े। और मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, जिनकी बहुत इज्जत भी करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के हालातों को कंट्रोल करने में विफल हुए हैं। उनसे नहीं हो रहा है, उनको इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए और एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप होनी चाहिए वहां पे, स्ट्रांग एलजी होना चाहिए। वो चाहे आर्मी के बैकग्राउंड का हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस का बैकग्राउंड हो, चाहे वो पुलिस का बैकग्राउंड हो, जो सिक्योरिटी बेस बैकग्राउंड जिसका हो, जो इन चीजों को समझता हो, वही जम्मू कश्मीर को कंट्रोल में ला सकता है। उन्हीं की स्ट्रेंथ ला सकती है और चीजें जो, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये टेररिस्ट इन्फेक्टेड स्टेट है। तो हमें टेररिज्म को फाइट करने वाले लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं वहां चाहिए। हमको जगमोहन जैसा शख्स चाहिए वहां पर एज एन एलजी, जो चीजों को सही करे। विपक्ष, ये जो घटनाएं सेलेक्टिव किलिंग्स की हो रही हैं उस पर विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आप भी मानते हैं कि सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है? दावे जो किए जा रहे हैं और हकीकत बिल्कुल अलग है। देखिए, विफल तो ये सरकार हुई है। जहां तक हमारे बचाव का सवाल है, हमारी जानों का सवाल है, विपक्ष को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है, या किसी आज की सरकार पे टिप्पणी कसने का हक नहीं है, क्योंकि आज जो कश्मीर के हालात हैं उसका फुल रिस्पॉन्सिबल विपक्ष है। महबूबा मुफ्ती को कहने का कोई हक नहीं है, उमर अब्दुल्ला को कहने का कोई हक नहीं है, फारूक अब्दुल्ला को कहने का कोई हक नहीं है, राहुल गांधी को कहने का कोई हक नहीं है, सोनिया गांधी को कहने का कोई हक नहीं है कि कश्मीर के हालात खराब है। क्योंकि अगर कश्मीर के हालात आज खराब हैं, वो इसलिए खराब है कि इन्होंने ही टेररिज्म का बीज वहां बोया है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। आज भी जो हालात हैं, टेररिस्टों को शय देने वाले लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, लोगों को बेवकूफ बनाने का मतलब नहीं है। ये गवर्नमेंट विफल हुई है जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, लेकिन इंटेंशन तो है। इंटेंशन तो है टेररिज्म खत्म करने का। रोज 10 15 टेररिस्ट मारे तो जाते हैं। ये इनके राज में कब हुआ था? नहीं हुआ था ना। देखिए, जो चीजें सही है वो है। एक इंटेंशन ऑफ डेवलपमेंट, इंटेंशन ऑफ टेकिंग कश्मीर टू नया कश्मीर, ये सब है। आपके इंटेंशन तो सही, इनके तो इंटेंशन भी नहीं थे। इनके इंटेंशन तो टेररिज्म को बढ़ावा देने के थे। इनके इंटेंशन तो हमें पूरा का पूरा हमारी पूरी की पूरी कौम जो है वहां से विस्थापित हो गई।
तो ये किस मुंह से एडवाइस कर रहे हैं किसी और को? तो इनको प्रवचन देने का कोई हक नहीं है, इनको किसी को भी कुछ बोलने का हक नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है मेरे जेनोसाइड के, मेरे एथनिक क्लींजिंग के, जो 1990 में मेरे साथ हुआ है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत सारे लोग, कुछ नेता और कुछ इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है वो उसने आग में घी डालने का काम किया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। जीतन राम मांझी का एक बयान अभी अभी आया है, उन्होंने कश्मीर फाइल को जिम्मेदार बताया। आप मानते हैं वाकई में ऐसा कुछ है? पहली बात, मांझी साहब से मैं पूछूंगा कि उन्होंने फिल्म देखी क्या, और मुझे इस बात का यकीन नहीं देखी होगी। ये देश इतना कमजोर नहीं है कि एक फिल्म के रिलीज होने से इस किस्म की धारणा बनेगी। तो जितने भी बेवकूफ लोग हैं, जिनकी अकल घास चलने गई है, जो फिल्म को दोष ठहरा रहे हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो हत्याएं हो रही है, अगर आप कह रहे हैं फिल्म को देखने के बाद हुई है, ये तो फिल्म अभी रिलीज हुई है 3 महीने पहले। 1990 में कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? 1979 में कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? 1986 में कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? हमारा जेनोसाइड कब हुआ था? हमारी एथनिक क्लींजिंग कब हुई थी? हमारे मंदिर कब तोड़े गए थे? हमारे स्कूल कब जलाए गए थे? हमारी औरतों का बलात्कार कब हुआ था? ये जो फिल्म में दिखाया गया है, ये तो 1990 की कहानी है, ये आज की कहानी नहीं है। तो आप इतने कमजोर हैं कि एक फिल्म ने आपको हिला दिया। इनकी तकलीफ ये है, ये जितने भी लोग जो फिल्म को गाली दे रहे हैं या फिल्म के लिए बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म ने इनके नकाब को उठा के बाहर फेंक दिया है। टुकड़े टुकड़े गैंग के, कांग्रेस के नेताओं के, हुर्रियत के नेताओं के, पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के, जितने भी जिन्होंने नकाब पहने, लुटेंस मीडिया के, जिन्होंने बढ़ावा दिया वहां के टेररिज्म को, उनको इस फिल्म ने उनका नकाब उतारकर उनको नंगा करके सड़क पर खड़ा किया हुआ है। ये एक्सपोज हो चुके हैं। चूंकि एक्सपोज हो गए, इस फिल्म को टारगेट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी एक बार फिर से मुखर राय रखने के लिए। अशोक पंडित जी, जिनका कहना है कि आज एक बेहद अहम बैठक देश के गृह मंत्री अमित शाह के लीडरशिप में होगी और यही उम्मीद है कि उसमें कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के रिलोकेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए। कहीं न कहीं सरकार कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षा देने में तो असफल नजर आ रही है, लेकिन उम्मीदें भी इसी सरकार से हैं, क्योंकि कहीं न कहीं नीयत जो है वो केंद्र सरकार की स्पष्ट है। कैमरामैन गजानन के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।